आज मेरे भाई की शादी है। मेरी भाभी बहुत ही सुंदर है। भाभी को उसके कमरे तक छोड़ने के लिए मैं भाभी के साथ कमरे तक जा रही थी। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी जा रही थीं। कुछ मेरी सहेलियां थीं, कुछ मेरी कज़िन थीं और कुछ पड़ोस और रिश्तेदार की लड़कियां थीं। भाभी को सजे सजाए बेड पर बिठा दिया गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने बेड सजाया था। पूरे बेड पर फूलों की पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी मुझे कुछ कहना चाहती हैं। वो आंखों ही आंखों में मुझे इशारे कर रही थीं। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई क्योंकि भाभी की और मेरी पहले से कोई जान पहचान नहीं थी और ना ही कोई दोस्ती थी। फिर भी भला भाभी मुझसे क्या कहना चाहती थी। भाभियाँ तो अपने ननद से बात करना भी पसंद नहीं करती और मेरी भाभी थी कि अपनी शादी की पहली रात में ही मुझे अपना कुछ राज बताना चाहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। मैंने सारी लड़कियों को कमरे से बाहर भेज दिया और भाभी के पास आकर बैठ गई और मैं मुस्कुराते हुए अपनी भाभी से पूछा, भाभी क्या बात है, आप मुझे कुछ कहना चाहती हैं। मेरी भाभी बात सुनते ही मेरी भाभी दहाड़े दहाड़े मार मार कर रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। भाभी को रोता हुआ देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई। मैंने कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आखिर बात क्या है। भाभी रोती रोती बोली, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना, अकेले इस कमरे में मैं मर जाऊंगी। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई कि आखिर भाभी ऐसा क्यों बोल रही है। मैंने भाभी को दिलासा देते हुए कहा, भाभी आप क्यों रो रही हैं, आप डरिए मत, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। भाई आपको बहुत प्यार से रखेंगे, वो आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात सुनकर भाभी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अब तो मुझे भाभी के इस रूप से डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा कि हर लड़की के जीवन में ऐसा होता है, भाई आ जाएगा तो भाभी खुद ही ठीक हो जाएगी। मैं उठकर जाने लगी लेकिन भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए। भगवान के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगी, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचेगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरत से बोली, आपको क्यों अपमानित किया जाएगा, वो आपके पति हैं और मेरा भाई कोई जंगली जानवर नहीं है जो आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। वो बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है। तभी मुझे अपने भाई के कमरे में किसी और की उपस्थिति का एहसास हुआ। मैंने नज़र घुमाकर देखा तो मेरे पापा खड़े थे। पापा बहुत ही नफरत से भाभी को देख रहे थे। भाभी पापा से नज़रें चुराने लगी। कुछ पल के लिए भाभी और पापा की नज़रें टकराई थीं तो मैंने महसूस किया कि जैसे भाभी की आंखों में एक शिकायत थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे भाभी पापा को पहले से जानती हैं और वो आंखों ही आंखों में पापा से कुछ शिकवा कर रही हैं। लेकिन पापा की आंखों में नफरत थी, उनकी आंखों में खून उतर आया था। भाभी की तरफ गुस्से से देखते हुए पापा बोले कि चलो बेटा, आजकल की औरतों के ये सब ड्रामा है, इन्हें ये भी नहीं मालूम कि तुम कुंवारी हो और कुंवारी लड़कियों के साथ ये बातें नहीं की जाती हैं। पापा गुस्से से बोलते हुए मेरा हाथ पकड़कर बाहर जाने लगे। मैंने पापा को समझाते हुए कहा कि पापा, भाभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, मैं भाभी को समझा रही थी। भाभी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस ये कह रही थी कि मैं उनके साथ कुछ देर कमरे में ही रुक जाऊं। लेकिन पापा मेरा हाथ खींचते हुए मुझे बाहर लेकर आ गए। कहने लगे, तुम बाहर चलो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। कमरे से बाहर आकर अपनी जेब में हाथ डालकर 10,000 निकाले और मेरे हाथ पर रखते हुए बोले, ये पैसे रख लो। पैसे देखकर मैं हैरत से बोली, पापा इतने सारे पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं। पापा ने कहा 10,000 और निकाले, बोले ये लो, ये पूरे 20,000 अपने पास रखो। इतने सारे पैसे देखकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई और झट पैसों हाथों में ले लिए। पापा फिर बोले, लेकिन बेटा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं आश्चर्य से बोली, पापा आखिर ऐसी कौन सी बात है, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। पापा बोले, बस मेरी एक बात मानना कि आज से तुम्हारी भाभी
चाहे कितना भी रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन तुम उसके पास नहीं जाओगी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दोगी। वो शादीशुदा औरत है, अपनी समस्या वो खुद सुलझा लेगी। तुम्हें उसकी समस्याओं में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा करो, अब तुम जाओ यहाँ से। पापा की बातें सुनकर मैंने हाँ में हाँ से सिर हिला दिया और वहाँ से जाने लगी। मैंने सोचा पापा मेरे साथ ही आएंगे, लेकिन ये देखकर मुझे हैरत हुई कि पापा तो वहीं खड़े थे। जाते जाते मैंने मुड़कर देखा तो पापा भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे बहुत हैरत हुई कि मुझे भाभी के कमरे से निकाल कर खुद भाभी के कमरे में जा रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया और इस गुस्से में मैं मम्मी के कमरे में आ गई। मुझे गुस्से में देखकर मम्मी ने पूछा, क्या बात है अनु, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? मम्मी के इतना पूछते ही मैंने सारी बातें मम्मी को बता दी कि पापा ने मुझे तो भाभी के कमरे से निकाल दिया और खुद ही भाभी के कमरे में चले गए। आखिर भला ये क्या बात हुई? मेरी बात सुनकर मम्मी के चेहरे पर एक रंग आया और एक रंग चला गया। फिर खुद को थोड़ा संभाल कर बोली, कोई बात नहीं अनु बेटा, वो ससुर हैं, अगर वो अपनी बहू के कमरे में चले भी गए तो क्या हुआ? तुम इतना मत सोचो। मैंने महसूस किया जैसे मम्मी परेशान तो है, लेकिन अपनी परेशानी को छुपा रही है। फिर मम्मी मुझसे बोली, अनु ऐसा करो, अब तुम जो अपने कमरे में हो सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मम्मी के बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुई थी। जो बात मेरे दिल में बैठ गई थी वो निकल ना सकी। आखिर पापा मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में क्यों गए? क्यों? इन्हीं सोच विचारों में उलझी हुई मैं कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद मेरी आंखों में नहीं आ रही थी। भाभी का रोता हुआ चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर भाभी इतना परेशान क्यों थी? वो इतना क्यों डर रही थी? मुझे प्यास लगी तो पानी पीने के इरादे से बाहर किचन में आई। बाहर हॉल में देखा तो भाई सोफे पर बैठे हुए थे, कुछ परेशान दिख रहे थे और सिगरेट पी रहे थे। थोड़ा पास जाने पर मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू भी थे। मेरा दिल को धक्का लगा। भाई को तो इस वक्त भाभी के पास होना चाहिए था और भाई बाहर हॉल में बैठे हैं। इसका मतलब भाई भाभी से खुश नहीं हैं। मुझे भाई से बहुत हमदर्दी हुई। मैं भाई के पास गई और भाई से पूछा, भाई आप इस वक्त बाहर क्या कर रहे हैं? आपको तो भाभी के पास होना चाहिए था। मेरी बात सुनकर भाई ने मुझे गुस्से से देखा और बोले, तू भी आ गई पापा की चमची बनकर, जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लेकिन भाई आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे पापा ने नहीं भेजा, मैंने तो आपको परेशान देखा इसलिए चली आई। भाई गुस्से से बोले, चली जाओ यहाँ से। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वहाँ से पलटते वाली थी, तभी भाई बोले, अच्छा सुनो, किचन से माचिस ला दो। मुझे लगा शायद भाई को सिगरेट जलानी होगी, इसलिए माचिस मंगा रहे हैं। मैं किचन से माचिस लाकर भाई को दे दी, लेकिन ये क्या? भाई की हरकत से मैं दंग रह गई। भाई ने माचिस जलाई और पापा के दिए हुए उपहार को जलाने लगे। पापा ने भाई को एक बहुत ही प्यारी सी शेरवानी गिफ्ट की थी शादी में पहनने के लिए, और भाई वही शेरवानी जला रहे थे। मैं एकदम हक्का बक्का सी रह गई। जल्दी से आगे बढ़ी और आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। आग को बुझाते बुझाते मैं बोली, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? पापा ने इतने प्यार से आपको गिफ्ट किया है और आप उसे जला रहे हैं। तभी भाई अचानक गुस्से से बोले, अनु चली जाओ यहाँ से, मुझसे कोई भी सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के अभी मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। भाई का गुस्सा देखकर मैं थर थर काँपने लगी और रोते हुए अपने कमरे में आ गई। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। कहीं 6 बजे जाकर मेरी आंख लगी, लेकिन सुबह 7 बजे मेरी आंख फिर से खुल गई। बाहर आई तो देखा पापा बहुत ही संजीदगी से सोफे पर बैठे हुए थे। मुझे देखते ही बोले, मैं तो अपनी बहू के लिए नाश्ता बनाने जा रहा हूँ। असली बेटियाँ तो बहुएँ होती हैं, बेटियाँ तो पराया धन होती हैं। पापा के पीछे पीछे मैं भी किचन में आई तो देखा पापा सचमुच भाभी के लिए नाश्ता बना रहे थे।
मुझे देखकर हैरत हुई और पापा को भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मैं पापा से बोली, पापा आप भाभी के लिए नाश्ता क्यों बना रहे हैं और आपको भाभी की इतनी फिक्र क्यों है। मेरी बात सुनकर पापा बोले, वो मेरे बेटे की बीबी है, अगर मुझे उसकी फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी। तुम्हारी माँ तो वैसे ही जहर उगलती रहती है, क्या भरोसा नई बहू को नाश्ता बनाकर दे या ना दे। इतने में मम्मी भी आ गई। वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। मुझे हैरान परेशान खड़ा देखकर और पापा को नाश्ता बनाता देखकर मुझे समझाते हुए और टालते हुए बोली, ऐसा करो अनु बेटा, तुम बाहर जाकर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। घर में सब कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। मुझे कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी होने लगा था। मैंने अपने दिमाग से सारी बातों को निकालते हुए अपने सर को झटका और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगी कि तभी अपने कमरे से भाई और भाभी निकलते हुए दिखाई दिए। भाभी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कोई श्रृंगार नहीं किया था। भाई का चेहरा भी लटका हुआ था। भाभी को देखकर मुझे धक्का लगा। नई नवेली दुल्हन की तो कोई बात ही नहीं थी। भाई और भाभी जाकर नाश्ते की टेबल पर बैठ गए। मैं कमरे में जाने की बजाय नाश्ते की टेबल पर आकर भाभी के बराबर में बैठ गई। अभी मैं पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि तभी पापा गुस्से से बोले, अनु मैं रात तुम्हें क्या समझाया था कि तुम इस मामले से दूर रहना। तुमसे मैंने कहा था ना कि अपने भाभी से दूर रहना, उनके पास भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी बातों का असर नहीं होता। शरीफ लड़कियां ऐसी नहीं होती कि उनके माता पिता जो बात कहें उसे ना माने। अपने बाप की बात मानना तुम्हारा फ़र्ज है। पापा की बात सुनकर भाई ने बहुत ही गुस्से से पापा की तरफ देखा और बोले, पापा हम लोग इतने शरीफ भी नहीं हैं। पापा ने भाई की बात तो सुनी लेकिन उसे अनसुना कर दिया। मैं उठी नहीं, बैठी रही और नाश्ता करती रही। अभी नाश्ता करते हुए 10 मिनट ही हुए होंगे कि तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर दरवाजे पर दस्तक का होना था कि भाभी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। दरवाज़ा खोलने के लिए भाई और पापा गए, पीछे पीछे भाभी भी चली गई। मैं भी उनके पीछे पीछे जाने ही वाली थी कि मम्मी ने मुझे रोक लिया और बोली, तुमसे तुम्हारे पापा ने क्या कहा था कि ज़बरदस्ती बड़ों के बीच में टांग अड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं बैठी रहो, नाश्ता करो और अपने कमरे में जाओ। पापा भैया और भाभी को बाहर गए 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक अंदर नहीं आई थी। पता नहीं इतनी देर तक क्या बातें हो रही थी। पता नहीं आने वाला इंसान कौन था। मम्मी चुपचाप बैठी नाश्ता कर रही थी, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी थोड़ी देर और गुजरा था कि तभी मुझे भाभी की ज़ोरदार चीखें सुनाई दी। मैं एकदम से उठकर बाहर की तरफ भागी कि तभी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, अनु तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता, तुम्हें इस मामले में दूर रहना है। मैं रुआसी हो गई, बोली, मम्मी पता नहीं भाभी को क्या हो गया, वो क्यों चीख रही हैं, हमें बाहर चलकर देखना चाहिए। मम्मी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस चुपचाप आंसू बहाए जा रही थी। मेरे चीखने चिल्लाने पर बस इतना बोले, अन्नू मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने घर को बचाना है, उसे तोड़ना नहीं है। मैं मजबूर हूँ अनु, मैं कुछ नहीं कर सकती। पापा ने और भाई ने बाहर से दरवाज़ा लगा दिया था। मैं दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। भाभी की चीख अब और ज़ोर से आने वाली थी। वो बार बार ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। लगभग 2-3 घंटे के बाद पापा ने दरवाज़ा खोला और वह तीनों अंदर आए। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। मैं भाभी के साथ साथ उनके कमरे में जाने लगी तो पापा गुस्से से बोले, इस बेगैरत औरत के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार मैं भी ज़रा गुस्से से बोली, पापा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप भाभी को बेगैरत क्यों कह रहे हैं। पापा ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चले गए। मैं गुस्से से बोली, इस घर में सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कोई किसी को कुछ आता ही नहीं है। ये कहते हुए मैं अपने कमरे में आ गई, लेकिन मुझे भैया भाभी की टेंशन हो रही थी और सबसे ज़्यादा भाभी की टेंशन हो रही थी। जब घर में सब लोग इधर उधर हो गए तो मैं चुपके से दबे पांव भाभी के कमरे की तरफ आई। मैं भाभी से मिलकर पूछना चाहती थी कि आखिर भाभी इतना चीख क्यों रही थी। सुबह हमारे घर पर कौन आया था, लेकिन जब
मैंने भाभी के दरवाजे को धक्का दिया तो वो अंदर से बंद था। मैंने कई बार चुपके चुपके भाभी को आवाज़ लगाई, लेकिन भाभी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो अंदर से भाभी के सिसकने की आवाज़ आ रही थी। मैं भाभी को दोबारा आवाज़ लगाते ही वाली थी कि हमारे बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं बाहर का दरवाज़ा खोलने गई तो देखा हमारे मोहल्ले की एक औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत ही सातिराना मुस्कुराहट थी। मुझे देखकर बोली, अनु बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मैं उस औरत को अंदर ले आई और उसे सोफे पर बिठाया और मम्मी को आवाज़ लगाई। मम्मी भी उसके पास आकर बैठ गई। इधर उधर की बातें करने के बाद वो औरत बोली, सुबह तुम्हारे घर में क्या बात थी? तुम्हारे बहू की चीखने की बहुत आवाज़ आ रही थी। भला ये कोई बात हुई? शादी को 2 दिन भी हुए नहीं और तुमने ये तमाशे शुरू कर दिए। उस औरत की बात सुनकर मम्मी बोली कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। ये मेरे पति का मामला है, वो खुद ही इसे सुलझा लेंगे। मम्मी की बात सुनकर वो औरत बोली, अरे बीवी जी, ये क्या बात हुई? तुम्हारे पति का मामला कैसे हो गया? ये तो तुम्हारे बेटे का मसला है। तुम्हें भी इस मामले को सुलझाना चाहिए। मम्मी आगे कुछ नहीं बोली और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली आई। वो औरत भी मुंह बनाती हुई वापस अपने घर चली गई। मैं मम्मी के पीछे पीछे आई। कमरे में आकर देखा तो मम्मी बैठी रो रही थी। मैं मम्मी के पास आई और उन्हें चुप कराने लगी। मम्मी, क्या बात है? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर मम्मी बोली, अनु, तुम अभी छोटी हो, इस मामले में मत पड़ो, तुम्हारे पापा सब कुछ संभाल लेंगे। इतना कहकर मम्मी चादर ओढ़कर लेट गई। कुछ देर तक मम्मी के पास बैठी रही, फिर बाहर आ गई और बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। मुझे 5 मिनट ही हुए थे कि भाभी अपने कमरे से बाहर आई। फिर मुझसे बोली, अनु, मुझे एक पेपर और पेन दे दो। भाभी, आप पेपर और पेन का क्या करेंगे? मेरे पूछने पर वह भाभी मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैंने चुपचाप पेन और पेपर लाकर भाभी को दे दिया। कागज और पेन का भाभी कमरे में लेकर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं भी अपने कमरे में आराम करने के इरादे से आकर लेट गई। घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शाम को भाई ऑफिस से आए तो उनका मुंह लटका हुआ था। बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चले गए। अभी कुछ ही देर गुजरे कि जैसे तभी अचानक घर में तूफान सा आ गया। भाई के कमरे में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन इस बार की आवाज़ भाभी की नहीं बल्कि भाई की थी। मैं भागती हुई भाई के कमरे में गई तो देखा भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे और रो रहे थे। मम्मी पापा भी भाई के कमरे में आ चुके थे। भाई चीखते हुए कह रहे थे, पापा नम्रता को बचा लो, वह मर जाएगी, प्लीज़ पापा नम्रता को बचा लो। भाई भाभी की तरफ इशारा करते हुए बोले। मैं भागकर भाभी के पास गई। वो औंधे मुंह पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था, जिसे देखते ही मेरे मुंह से चीख निकल गई। भाई जोर जोर से चीखते हुए पापा से कह रहे थे, प्लीज़ पापा नम्रता को बचा लो, हमें इसे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। लेकिन पापा बोले, नहीं बिक्कू, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इसने अपनी मौत को खुद बुलाया है, ये अपनी मौत की खुद जिम्मेदार है, इसने खुदकुशी की है, हम इसे अस्पताल लेकर नहीं जाएंगे। इतना कहकर पापा ने आगे बढ़कर भाभी की खुली हुई आंखों को बंद कर दिया। भाभी इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखे मार मार कर रो रही थी। मम्मी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। भाभी अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। भाई एकदम बेजान से होकर बेड पर गिर पड़े थे। मैं भाभी को देखकर रो रही थी। भाभी का वो मासूम और डरा डरा चेहरा बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। भाभी कैसे मुझे रो रो कर कहती थी कि प्लीज़ मेरे पास से मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। आज सचमुच भाभी मर गई थी। सब परेशान खड़े थे। पापा के चेहरे पर गहरी खामोशी थी। तभी उन्होंने भाई से कहा, बिक्कू नम्रता के घर वालों को फ़ोन कर दो,
कि इसे आकर लेकर जाएं। भाई ने नम्रता के घर वालों को फ़ोन किया। भाभी के घर वाले भी चले आए। गुस्से से चीखते चिल्लाते और भाई पर इल्ज़ाम लगाने लगे कि हमारी बेटी को तुमने मारा है, तुम हो उसके कातिल। कहा हमारी इतनी सुंदर सी बहन और कहा तुम मामूली से शक्ल सूरत के आदमी। चिढ़ते थे तुम हमारी बेटी से क्योंकि लोग कहते थे हूर के पहलू में लंगूर, और शायद इसलिए तुमने हमारी बेटी को जान से मार दिया। जब उसको रख नहीं सकते थे तो उसको ब्याह कर सामने क्यों लाए थे। हम अपनी बेटी का पोस्टमार्टम करवाएंगे, पुलिस भी रिपोर्ट करेंगे कि तुम हमारी बेटी के कातिल हो। भाभी के मायके वाले भाई को धमका कर और उन पर इल्ज़ाम लगाकर जा चुके थे। पापा भी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। पापा ने हम सभी को भाभी के कमरे से बाहर निकाल दिया और कहा तुम सब लोग बाहर जाकर बैठो। हम सब के बाहर जाने के बाद पापा ने अंदर से कमरा बंद किया और अंदर ही अंदर बैठ गए। ये बात मेरी समझ के बाहर कि आखिर पापा कमरे के अंदर क्यों बैठे। भाभी के मायके वाले भाभी की बॉडी ले गए थे, लेकिन पापा अंदर कमरे में बंद बैठे रहे, ना बाहर आ रहे थे ना अंदर किसी को आने दे रहे थे। कुछ देर में हमारे घर पुलिस आ गई और भाई को उठाकर ले गई। बहुत देर पूछताछ करने के बाद पुलिस ने भाई को छुड़ा दिया। पुलिस की टीम हमारे घर पर भी आई थी। पापा घर के किसी भी सदस्य को तो अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदर आने दिया। पता नहीं पापा ने पुलिस से क्या कहा। कमरे में घूम घूम कर वह सारी चीज़ पुलिस को दिखा रहे थे। पुलिस सारे कमरे की तलाशी लेने के बाद जा चुकी थी। मम्मी और भाई का रो रो कर बुरा हाल था। पापा भी चुपचाप से बैठे थे। आखिर मुझसे नहीं रहा गया तो मैं गुस्से से फट पड़ी। तुम लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं हो? घर में क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि घर के मामलों में दखल ना दूँ। मेरी भी शादी की उम्र है, मुझे भी हक है इस घर में क्या हो रहा है यह सब कुछ जानने का, और आप लोग हैं कि मुझे कुछ बताते ही नहीं। पापा कुछ देर बाद तक मेरी तरफ देखते रहे, फिर हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आओ अन्नू, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तुम जानती हो मोहल्ले में कैसी कैसी बातें हो रही हैं। अभी किसी के घर की इज्जत थी, लेकिन अब नम्रता इस दुनिया से जा चुकी है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, लेकिन हमें उसका भरम रखना होगा। यह कहते कहते पापा ने एक पत्र मेरी तरफ बढ़ा दिया। पत्र हाथ में लेते ही मैं फौरन पहचान गई कि ये वही कागज़ था जो कल रात मैंने भाभी को दिया था। मैंने कांपते हाथों से वो खत लिया और उसे पढ़ने लगी। उस खत को पढ़ते पढ़ते मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती जा रही थी। उस पत्र को पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आँखों के नीचे अंधेरा छा रहा था। भाभी की सच्चाई जानकर हैरत से मेरी आँखें फटी की फटी रह गई थीं। खत पढ़ने के बाद मैं समझ में आया कि भाभी उस दिन मुझे अपने साथ रुकने के लिए क्यों कह रही थी। वो क्यों कह रही थी कि मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे बदनामी से बचा लो, मुझे मरने से बचा लो। और आज भाभी सचमुच मर गई थी। मैंने वो खत पापा के हाथों में पकड़ा दिया और कांपते हुए लहजे में बोली, पापा, लेकिन उस इंसान का नाम तो आपने बताया ही नहीं जो इन सब के पीछे जिम्मेदार था। पापा बहुत ही उदासी से बोले, अनु, तो क्या तुम भी अपने भाई की तरह मुझे ही वो कसूरवार समझ रही हो? मैं बोली, नहीं पापा, मैं आपको कसूरवार नहीं ठहरा रही। आप तो कोई गलती कर ही नहीं सकते। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा है, लेकिन कोई तो था जो इन सब का कारण था। पापा के चेहरे पर एक रंग आकर चला गया। पापा उदासी से बोले, हाँ बेटा, जो भी इन सब का जिम्मेदार था उसे पुलिस खुद ही ढूंढ लेगी। यह हमारा काम नहीं। हम शरीफ लोग हैं। हम सब यह बातें कर ही रहे थे कि तभी भाई आए और अचानक से पापा के पैरों पर बैठ गए और रोते हुए बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पर शक किया। मुझे नहीं पता था नम्रता ऐसी औरत है। जब उसने आप पर इल्ज़ाम लगाया तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास हो गया। नम्रता ने रोते हुए मुझे बताया था कि तुम्हारे पापा मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाना चाहते हैं। नम्रता ने मुझे अपने करीब नहीं आने दिया था और ना ही मुझे
कभी पति का दर्जा दिया था। उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम मेरे करीब आए, मुझसे रिश्ता बनाने की कोशिश की तो तुम्हारे पापा मुझे मार डालेंगे और मेरे घर वालों को भी मार डालेंगे। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मेरे बेटे से दूर रहना। मुझे नम्रता की बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो गया था और इसलिए उस रात मैं बाहर परेशान सा घूम रहा था। मैंने आपके दिए हुए गिफ्ट को भी आग लगा दी थी। मैं बहुत ज़्यादा तनाव में था, लेकिन मरते हुए नम्रता ने मुझे सब कुछ बता दिया था कि तुम्हारे पापा बेगुनाह हैं। तुम्हारे पापा को तो मैं जानती भी नहीं थी, बल्कि मेरा रिश्ता तो मेरे एक फ्रेंड से था। वो मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही पढ़ता था। हम दोनों में आपस में प्यार हो गया था और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे थे। शादी नहीं हुई थी, लेकिन जल्द ही शादी करने वाले थे। लेकिन तब तक तुम्हारी शादी मेरे साथ हो गई थी। नम्रता ने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अब धमकाने लगा था। उसने कहा था कि अगर अब तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हारी कुछ तस्वीरें मेरे पास हैं, वो वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। लेकिन उस दिन जब नम्रता का बॉयफ्रेंड दरवाजे पर वो सब तस्वीरें फेंक कर गया था तो मुझे विश्वास हो गया था कि नम्रता झूठ बोल रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था कि मैंने अपने पापा पर शक किया और इसलिए गुस्से में मैं नम्रता पर हाथ उठाया था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया जो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया और नम्रता का लिखा हुआ खत भी पुलिस को दिखा दिया। अब शक की तो कोई गुंजाइश नहीं है कि नम्रता ने सुसाइड किया है और नम्रता की सुसाइड की वजह उसका बॉयफ्रेंड है। नहीं तो वह औरत तो जाते जाते भी हमें बदनाम कर जाती। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। तभी अचानक मैंने पापा से पूछा, लेकिन पापा, उस दिन आपने मुझे भाभी के कमरे से निकालकर खुद भाभी के कमरे में आप क्यों चले गए थे? पापा बोले कि मैंने उस दिन नम्रता को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना था कि उसकी सारी तस्वीरें उसे वापस कर दो। वह अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहती है। वह किसी से रो रो कर बातें कर रही थी। मैंने तुम्हें कमरे से इसलिए निकाला था ताकि तुम इस मामले से दूर रहो। मैं खुद ही नम्रता से बात करके मामले की तह तक पहुंचना चाहता था। मैंने नम्रता से प्यार से पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। उल्टा वह मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको शर्म नहीं आती नई नवेली बहू के कमरे में इस तरह आते हुए। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि तुम मुझे अपने पापा की तरह समझ सकती हो और मुझसे अपने दिल की सारी बात शेयर कर सकती हो, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं नम्रता को भरोसे में लेना चाहता था, इसलिए मैं नम्रता को खुश करने की कोशिश कर रहा था। सुबह उठकर मैंने उसके लिए नाश्ता भी बनाया था कि नम्रता को मुझ पर भरोसा हो जाए कि मैं उसे अपनी बेटी से भी ज़्यादा चाहता हूँ। भाई ने हाथ जोड़कर पापा से एक बार फिर माफ़ी मांगी। बोले, पापा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नम्रता हमारे जीवन में एक बुरे सपने की तरह आई थी। वो जल्दी ही हमारी सारी परेशानियों से मुक्त करके चली गई। मैं हैरानी से भाई की तरफ देख रही थी। भाई के चेहरे पर कोई मलाल नहीं था, ना ही कोई दुख, ना ही कोई पछतावा। सच कहते हैं, जो औरत अपने पति से वफा ना करे उस औरत की मर्द कभी इज्जत नहीं करता, फिर चाहे वह कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो और फिर चाहे कितने ही बड़े बाप की बेटी क्यों ना हो। आशा करती हूँ दोस्तों